हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहली न्यूज़ ले रहे हैं। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी निदेशक हैं संजय मिश्रा को दिए गए 2 सेवा विस्तारों को अवैध करार दे दिया है, लेकिन नए निदेशक के चयन के लिए सरकार को समय देते हुए 31 जुलाई तक उन्हें पद पर बने रहने को भी कहा है। उनका विस्तारित जो कार्यकाल है वो 18 नवंबर तक था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF द्वारा भारत की समीक्षा के कारण संजय मिश्रा को सेवा विस्तार देने की सरकार की दलील को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों को 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी 1-1 वर्ष के 3 बार सेवा विस्तार देने के कानून को वैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर संजय मिश्रा को 2 बार यानी कि 17 नवंबर 2021 से और 17 नवंबर 2022 को दिए गए सेवा विस्तार और 6 वरिष्ठ अधिकारियों को 1-1 साल के लिए 3 बार सेवा विस्तार के कानूनों, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021 और मौलिक संशोधन अधिनियम 2021 को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं को दाखिल करने वालों में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला व जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं पर जो याचिका की गई थी उन पर सुनवाई के बाद जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अपने फैसले में संजय मिश्र के 2 सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के ही 8 सितंबर 2021 के फैसले के विरुद्ध बताते हुए उन्हें अवैध करार दिया है। इस फैसले में ईडी निदेशक के तौर पर मिश्र के कार्यकाल विस्तार की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा गया था, लेकिन स्पष्ट किया गया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद अधिकारियों को सेवा विस्तार सिर्फ दुर्लभ मामलों में दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर देना होगा 28% GST। अब ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो व हॉर्स रेसिंग की हर बाजी पर 28% GST देना होगा। खेलने वालों की हार या जीत से 28% GST का कोई मतलब नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग चाहे गेम ऑफ स्किल का हो या फिर गेम ऑफ चांस, सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को GST काउंसिल की 50वीं बैठक में 1 वर्ष से भी अधिक के इंतजार के बाद यह फैसला लिया गया है। 1 साल पहले भी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स को लेकर काउंसिल से लेकर मंत्रियों के समूह तक मंत्रणा चली थी, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा था। काउंसिल की बैठक में कैंसर और दुर्लभ प्रकार की बीमारियों से जुड़ी दवा एवं इस प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों पर लगने वाले GST को समाप्त करने का फैसला किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय इस प्रकार दवा को अधिसूचित करता है जिनका मुख्य रूप से आयात किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 15 वर्षों में 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत के लिए गरीबों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट राहत भरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। UN ने भारत की सराहना करते हुए कहा है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैश्विक बहुआयामिक गरीबी सूचकांक यानी कि MPI की यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की ओर से जारी की गई है। UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-21 तक भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने अपने वैश्विक MPI मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। इससे पता चलता है कि इन दोनों ने काफ़ी तेज प्रगति की है। इन देशों में भारत के अलावा चीन, कंबोडिया, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं। UN की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अप्रैल में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़कर 142.46 करोड़
हो जाएगी, जो विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2005-6 में भारत में 55.1% गरीब थे, जो वर्ष 2019-21 में घटकर 16.4% रह गए। यानी 2005-6 में देश में गरीबों की संख्या 64.5 करोड़ थी, जो 2015-16 में 37 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आतिशी ने जीएसटी को ईडी के तहत लाने के प्रस्ताव का किया है विरोध। दिल्ली सरकार ने में वित्त मंत्री आतिशी ने मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में जीएसटी को ईडी के तहत लाने पर विरोध जताया है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बाबत चर्चा की मांग की है। सरकार के अनुसार इस मुद्दे पर आतिशी की केंद्रीय वित्त मंत्री से बहस भी हुई है। दिल्ली सरकार से दावा किया है कि पंजाब सहित कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी केंद्र सरकार के इस कदम का जीएसटी काउंसिल में विरोध किया है। इस संबंध में आतिशी ने कहा है कि जीएसटी को ईडी और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के संशोधन लेकर केंद्र का मंसूबा व्यापारियों को परेशान करता है। इससे पहले मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दूसरे राज्यों से अपील की थी कि जो होने जा रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक में सब लोग इसके खिलाफ बोलें, ताकि केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले ले। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत में इस्लाम का अद्वितीय व गौरवपूर्ण स्थान, डोभाल। देखिए, भारत में धार्मिक जो अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बयानबाजी करने वाली कुछ विदेशी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत ही सटीक संदेश दिया है। मंगलवार को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में स्वागत करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर होने के कारण इस्लाम का अद्वितीय व गौरवपूर्ण स्थान है। इस्लाम में सहयोग और बातचीत का जो सिद्धांत है वह सदियों पुराना वसुदैव कुटुंबकम की पुरातन हिंदू सभ्यता व परंपरा में समाहित हो चुका है। डोभाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में कोई भी धर्म संकट में नहीं है। शेख डॉक्टर अल ईसा पूर्व में सऊदी अरब के न्याय मंत्री रहे हैं और उनकी गिनती प्रगतिशील इस्लामिक विद्वानों में होती है। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। हाल में उदारवादी विचारधारा के कई इस्लामिक विद्वानों ने भारत की यात्रा की है। मई 2023 में मिस्र की सबसे बड़ी मस्जिद में के मुफ्ती इब्राहिम अब्दुल करीम आलम भारत आए थे। G20 के मंच पर साइबर अपराधों की रोकथाम पर होगा मंथन। डिजिटलीकरण के साथ साइबर सुरक्षा चुनौती बनती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी बनाने का प्रयास है। इसके लिए 13 और 14 जुलाई को गुरुग्राम में साइबर अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान वह भारत के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर वॉलंटियर्स स्क्वाड को भी हरी झंडी दिखाएंगे और सम्मेलन के पदक का भी विमोचन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में G20 देश के अलावा 9 विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी लोगों, भारत और दुनिया के डोमेन विशेषज्ञों सहित 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। अनुच्छेद 370 पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के मामले पर अब तेजी से सुनवाई करेगी। 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय को 20 से अधिक याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही है। यह मामला 2 मार्च 2020 के बाद मंगलवार को सुनवाई पर लगा था। पूर्व की सुनवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले को 7 जजों को भेजने की मांग खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है और मामले को 5 जजों की पीठ ही सुनेगी। मंगलवार को मामले पर हुई सुनवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने केस पर विस्तार से सुनवाई की रूपरेखा तय की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। हालांकि इसमें सोमवार और शुक्रवार के दिन शामिल नहीं होंगे।
एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री ने कई समझौतों पर किए हैं हस्ताक्षर। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और मालदीव ने विभिन्न समझौतों और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हैदराबाद हाउस में शाहिद के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारी विकास जो साझेदारी में निरंतर प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्साहित किया गया। यह सीधे तौर पर आर्थिक वृद्धि और हमारे पड़ोसी के सामाजिक कल्याण में योगदान है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने शाहिद के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता एवं समृद्धि तक तथा दोनों देशों के मध्य अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साझेदारी को लेकर अपना रुख साझा किया है। जयशंकर ने कहा कि पड़ोस प्रथम और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं वृद्धि पहल के लिए एक अच्छा दिन रहा। वहीं शाहिद ने कहा कि दोनों पक्षों ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के दूसरे चरण के तहत 9 सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उन्नयन, स्कूलों के डिजिटलीकरण, कंप्यूटर लैब स्थापित करने, स्ट्रीट लाइट और मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा के साथ ही कारोबार संबंधों पर पीएम मोदी और मैक्रोन की बैठक पर का फोकस होगा। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार देशों में शामिल है, लेकिन इस हफ्ते की प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की डोर को और मजबूत करने जा रही है। फ्रांस के बास्टी दिवस पर प्रधानमंत्री का बतौर राजकीय मेहमान उपस्थित होना, वहां होने वाली सैन्य परेड में भारतीय सैनिकों और भारतीय वायुसेना का शामिल होना अपने आप में अनूठी घटना तो होगी ही, लेकिन मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की द्विपक्षीय वार्ता की अहमियत भी कम नहीं है। इसमें रक्षा और कारोबार संबंधों पर विशेष फोकस रहेगा। दोनों नेताओं के सामने कुछ अहम रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष व प्रशिक्षित कामगारों के आने जाने को लेकर घोषणाएं भी संभव हैं। मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 13 जुलाई को फ्रांस के लिए रवाना होंगे। बास्टी दिवस भारत के गणतंत्र दिवस जैसा समारोह होता है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। शाह से मिले अमेरिकी राजदूत, सुरक्षा सहयोग को लेकर की चर्चा। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री के कार्यालय में यह मुलाकात हुई। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी से मुलाकात की। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और सुरक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के बारे में सार्थक बातचीत हुई है। शिक्षक शिक्षण संस्थानों की साख फिर होगी बहाल। शिक्षा का स्तर दुरुस्त करना है तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर सबसे पैनी नज़र रखनी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी पहल हुई है। इसके तहत देश भर के ऐसे सभी अमानक शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है जो कि बगैर पढ़ाए लिखाए ही डिग्री बांट रहे हैं। अब तक ऐसे करीब 800 संस्थानों को शुरुआती जांच में ही गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद बंद किया गया है। बाकी संस्थानों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। यह अगले 4 से 5 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। शिक्षक शिक्षा से जुड़ी नियामक एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने इसके साथ ही देश भर में सिर्फ बीएड या शिक्षा से जुड़ा कोई अन्य कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों को जल्द ही बहुविषयक संस्थान के रूप में तब्दील होने के लिए कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि नए साथी संघ सेमीकंडक्टर बनाएगी फॉक्सकॉन। वेदांत के साथ चिप निर्माण से जुड़े संयुक्त उद्यम से हाथ खींचने के बाद फॉक्सकॉन ने मंगलवार को कहा कि वह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव के लिए अलग से आवेदन करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने भारत में निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। ठेके पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने पिछले साल वेदांता के साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने और डिस्प्ले उत्पादन संयंत्र लगाने का करार किया था। इसमें 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया जाना था। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने कहा कि हम भारत और विदेश दोनों जगह ऐसी साझेदारों की तलाश कर रहे हैं जो भारत को नए मुकाम पर देखना चाहते हैं, साथ ही हमारे विश्वस्तरीय सप्लाई चेन प्रबंधक और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरक बन सकते हैं। 2045 तक ऊर्जा की मांग में 23% की होगी वृद्धि। वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की ऊर्जा मांग में 2045 तक 23% की बढ़ोतरी होगी। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस ने मंगलवार को नाइजीरिया में तेल गैस
सम्मेलन के दौरान यह बात कही है। सम्मेलन में ओपेक देशों के प्रतिनिधियों ने तेल क्षेत्र में लगातार निवेश जारी रखने का मुद्दा उठाया है और चेताया है कि ऐसा नहीं करने पर इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अल घिस ने कहा कि नई तेल परियोजनाओं के वित्त पोषण को सीमित करने या रोकने का आह्वान अवास्तविक और मूर्खतापूर्ण था। हालांकि उन्होंने फॉसिल ईंधन के लगातार उत्पादन में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को स्वीकार किया। मांग में बढ़ोतरी के अनुमान पर अल घिस ने कहा कि हमें ऊर्जा के सभी स्वरूपों की आवश्यकता होगी। ओपेक के महासचिव ने कहा कि 2045 तक वैश्विक तेल उद्योग को 12.1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी, लेकिन यह उद्योग इस निवेश तक पहुंचने के लिए अभी तक सही रास्ते पर नहीं पहुंचा है। पीने के पानी की बोतल और लाइटर के लिए मानक जारी। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीने योग्य पानी की बोतलें, तांबे, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम और लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मापदंड जारी किए हैं। इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 5 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत इन दो वस्तुओं का उत्पादन, जो बिक्री और व्यापार है, आयात और स्टॉक तब तक नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि इन उत्पादों पर BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, कि भारत में अल्पसंख्यक अमेरिका के मुकाबले अधिक सुरक्षित। वेंकैया पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारतीय लोगों के खून में है। भारत में अल्पसंख्यक अमेरिका समेत किसी अन्य देश से अधिक सुरक्षित हैं। अमेरिका के ग्रेटर वाशिंगटन DC क्षेत्र में नेशनल काउंसिल ऑफ एशियन इंडियन एसोसिएशन के कार्यक्रम में नायडू ने कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी है। इसमें पश्चिमी मीडिया के कुछ घड़े शामिल हैं। वह भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि भारत में अल्पसंख्यक यहाँ यानी कि अमेरिका के अल्पसंख्यकों के मुकाबले अधिक सुरक्षित हैं। भारत अपने अल्पसंख्यकों का आदर करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वह पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं, जो यहाँ रहना चाहते थे वह भारत में हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता इसलिए है क्योंकि वह भारतीय लोगों के खून में है। नायडू ने कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पड़ोसी देशों को चेताया कि वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना किया करें। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को लेकर मतभेद। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीडन को नए सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति बन गई। तुर्की के उसके नए सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि तुर्किश राष्ट्रपति स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमत हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। वहीं नाटो नेताओं ने इस तथ्य पर आम सहमति बना ली है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान समूह में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन सदस्यों के बीच अभी भी कुछ मतभेद है कि वो कितनी जल्दी और किन शर्तों पर समूह में शामिल हो सकता है। इस पर सदस्य देशों के नेताओं का अलग अलग रुख है। चलिए, तो ये आज का यानी 12 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।